बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये स्पेशल है पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी इस टॉपिक की जो डेरिवेशन है वो बाकी बोर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले ना आपको फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टॉपिक है वो सही से समझ होना चाहिए, इसीलिए पहले मैं उसको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये इसका हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, इसको रिवाइज करने के बाद फिर हम ईजिली अपने टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो सिंपली। ठीक है, कोई वायर हो सकती है, कोई रॉड हो सकती है जिसमें करंट पास कर रहा है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। और जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके दरम्यान में हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ पे रख दिया है जिसमें से करंट ऐसे बाहर को आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो क्या होता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने सीखा था ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, ठीक है, और एक इस कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर करंट के फ्लो करने की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं जिस भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है ना, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, फोर्स बनती है। जैसा आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये एक आपका नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये भी एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसकी फील्ड ऐसे आउटवर्ड होती है, इसकी फील्ड इधर को आउटवर्ड होती है, ऐसे पता है ना आपको ये चीज़ें। तो देखो ये आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, मिलती है और उसके बदले में फोर्स बनती है। तो ये इसको इस तरफ जो है वो रिपेल करता हुआ चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, फोर्स बनती है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये फोर्स डिपेंड करती है करंट पे, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा फोर्स होगी। ये डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ पे, ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ये फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा इसकी ओरिएंटेशन पे, ठीक है, कि ये कंडक्टर किस तरह पड़ा हुआ है, इसका एंगल क्या है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगी, और अगर वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मिनिमम फोर्स होगी। ठीक है ना, तो इन्हीं चारों रिलेशंस को मिला के हमने बनाया था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करके हमने इक्वल लगाया था, साथ में कांस्टेंट के आया था, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर रहते हुए के की वैल्यू 1 थी। फिर एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, हमारे पास वो रिलेशन आ गया था। और आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। सो एल क्रॉस बी जो है वो फिर एल बी साइन थीटा के इक्वल होगा ना, तो ये लिखा हुआ है एल बी साइन थीटा, उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हमने लिख दिया एल क्रॉस बी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली एक फार्मूला आ जाता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब जरा इसको एक और अंदाज से जरा सीखिए इसी टॉपिक को। बच्चों, हमने अभी सीखा कि एक जो कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में पाया जाता है तो वो एक फोर्स महसूस करता है। असल में ये कंडक्टर महसूस नहीं कर रहा होता, इसके अंदर जो फ्लो करने वाले चार्जेस है ना, वो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पर चले बना देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैंने यहाँ पे शो कर दी, और यहाँ पर मैं एक चार्ज को स्टेशनरी रख देता हूँ, यानी एट रेस्ट रखता हूँ। ये मेरे पास एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्यों? जो चार्ज रेस्ट पर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, तो वो इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगी, फोर्स नहीं बनेगी। तो जो चार्ज रेस्ट पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। लेकिन जब ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है ना, जब ये चार्ज मूव करता है, तो मूव करते हुए चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। यही वजह है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वो असल में चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उस चार्ज की वजह से, उसके फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो फोर्स बनती है। अब यहां पर देखिए, ये मैंने एक कंडक्टर का पीस जो है वो यहां पे शो किया हुआ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी लेंथ कितनी है, मेरे पास एल है। उसके अंदर जो है वो एक करंट पास कर रहा है, मान लीजिए वो कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है मैंने इस तरफ को शो की, ये करंट आई है। समझ गए?
अच्छा, अब इसमें से जो है ना वो मान लीजिए कन्वेंशनल करंट है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इधर को फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो ये चार्जेस अब मूविंग चार्ज हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हुए जा रहे हैं। तो जो भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहां पर जो है वो फ्लो करने की वजह से, चार्ज के मूव करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है, और एक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और उनके इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होता है, फोर्स अप्लाई होती है। तो ये सारे के सारे चार्जेस जो है ना वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो याद रहे, जब हम बात करते हैं ना कि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को जब उसमें करंट पास कर रहे हैं, तो असल में ये होता है कि उसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, वो चार्जेस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आपको बता देता हूं। तो बच्चों, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना वो हम पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे आसानी से हम पाम रूल का इस्तेमाल करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाम रूल में ये होता है कि देखिए, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे, और ये जो थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। और जो फोर्स होगी ना हमारे पास, फोर्स वो यहां से इस तरह से होगी, पाम के साथ कैसे, परपेंडिकुलर, ये आप देख सकते हैं ऐसे परपेंडिकुलर टू द पाम, ये फोर्स होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन। और याद रहे, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर आप राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर यही होगा, लेकिन आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, सही है ना। और ये भी याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम सिचुएशन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इस तरफ को जो है वो ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए अपवर्ड है, तो यूं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं राइट हैंड का यूज करूंगा, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स रख दी, और थंब जो है वो इधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसी होगी इसके ऊपर, अपवर्ड। तो इस चार्ज के ऊपर ना इस डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स लगेगी, आउटवर्ड, लेकिन उस फोर्स को दिखा नहीं सकते हम, तो इसलिए उसको हम इस तरह से शो करते हैं, यहां से यूं शो करते हैं, बट एक्चुअली ये फोर्स यहां से ऐसे आउटवर्ड लग रही होती है, ठीक है। तो इन तमाम चार्जेस के ऊपर जो कि इस कंडक्टर से फ्लो करते हुए जा रहे हैं, इनके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है इस तरफ को, जिसकी वजह से ये कंडक्टर यहां से ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो असल में ये जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप इसको यूं मान लीजिए कि ये जो n नंबर ऑफ चार्जेस, चार्ज कैरियर्स जो इसमें से फ्लो करते जा रहे हैं, याद रहे मैं चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं। चार्ज कैरियर वो कहते हैं जो चार्ज को लेके चल रहा है, यानी मान लीजिए समझने के लिए हम कहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना तो अपने साथ चार्ज को लेकर जाता है, तो चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज को मूव कराने वाले को चार्ज कैरियर कहा जाता है। सिंपल वे में कहूं तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्जेस को मानते हैं चार्ज कैरियर, कौन से वाले, जो फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कौन से वाले, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं, सिर्फ फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन, याद रहे, ठीक है। ओके जी, तो इस तरह से हमने देख लिया कि असल में ये क्या है, फोर्स है जो कि n नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो करते हुए जा रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रही है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है मैं आपको वो भी बता दूं। इसमें तो आपने एक फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट किया ना, जो कि n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से एक कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होती है। इस अपने जो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड में, हमने एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन को हमने कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम वो किस तरह से रिलेशन कैलकुलेट करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले ना आपने यहां पे लिख देना जी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने इसी के मैथमेटिकल रिलेशन जो है यहां पर मैंने बताया आपको, इसी को इस्तेमाल करते हुए चार्ज के लिए कैलकुलेट करना है। ये क्या है, सिंपली ये n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस कनेक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, और हमने वन चार्ज की वजह से, यानी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से इस कनेक्टर पे क्या फोर्स लगती है या उस चार्ज पर क्या फोर्स लगती है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। एक चार्ज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, इसी से हम, ठीक है। सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, FL इज इक्वल टू ILB sin थीटा। मैंने छोटा सा साथ में L लिखा, यानी पता लगे ये लेंथ वाला केस है, ठीक है। जब लेंथ की बात करेंगे तो तमाम चार्जेस इसके अंदर आएंगे जो इसमें फ्लो करते हुए जा रहे हैं, तमाम चार्जेस की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एंड दैट इज इक्वल टू ILB sin ऑफ थीटा। अब देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका हम यूं भी लिख सकते हैं I इंटू L क्रॉस B। सो FL इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी है, जरा बात को पहले सुन लीजिए। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ I करंट, ठीक है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज फ्लो करता है और कितना टाइम में फ्लो करता है, ठीक है। तो पहली मॉडिफिकेशन आप करेंगे करंट के लिए, सही है, वो आएगा I की जगह पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां पर आप लिख दीजिए वी नो दैट द करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। ओके जी, ये वो टोटल चार्ज है जो यहां से फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम है जिस टाइम के अंदर चार्ज यहां से फ्लो करके क्या, वो हमने लिख दिया, पहली मॉडिफिकेशन।
दूसरी मॉडिफिकेशन क्या करनी, देखो ये चार्जेस यहां से यहां मूव करते हुए जा रहे हैं, तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर लेनी है इसकी। वो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सिंपली v इक्वल टू d/t होता है। अब d कितना डिस्टेंस कवर किया चार्ज ने यहां से लेकर यहां तक, उसकी लेंथ के बराबर है। टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा t टाइम लगा, जो हमने पहले बताया था, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमारे पास लेंथ के बराबर है और टाइम वही डेल्टा t जो कि हमने पहले यहां पर शो किया, ठीक है। सो v इज इक्वल टू L/डेल्टा t आ गई है। अब पहली मॉडिफिकेशन सिंपली करंट की डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। दूसरी मॉडिफिकेशन यहां पर टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा टी की। तो अब देखो यहां पर डेल्टा टी नीचे है, इधर ऊपर आ जाएगा और वेलोसिटी नीचे चली जाएगी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो दूसरी मॉडिफिकेशन मैंने यहां पर की L डिवाइडेड बाय V आ गया, किस जगह पे, डेल्टा टी की जगह पे। क्या किया, v नीचे चला जाएगा, डेल्टा t जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और l क्रॉस b हमारे पास इसी तरह से आ गया। अब इसको जो है वो आप रीअरेंज करके लिखें, यानी ये पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, v ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे ही रहेगी। सो एफ एल इज इक्वल टू क्यू एल सॉरी डेल्टा क्यू बाय L इंटू वी इंटू एल क्रॉस बी, ये रिलेशन आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब यहां से आगे का जो पोर्शन है ना, वहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस मैथमेटिकल रिलेशन को देख के, लेकिन बच्चों इंतहाई आसान है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से आपने चीजों को समझना है। अब कुछ बच्चे पहली गलती क्या करते हैं, इस लेंथ को ना इस लेंथ से काट देते हैं। बच्चों याद रहे ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, और ये क्या है, ये वेक्टर ऑफ लेंथ है, ठीक है। तो वेक्टर लेंथ, वेक्टर को लेंथ के मैग्नीट्यूड से नहीं काट सकते आप। इसके लिए पहले आपको थोड़ा इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास जो लेंथ का वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इनटू डायरेक्शन ऑफ लेंथ। ये एल के ऊपर जब मैंने छोटी सी कैप बनाई है ना, ठीक है, ये क्या बनता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। और ये जो इसके दोनों तरफ मैंने बार लगाए ना, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड। तो इसको हम ना लेंथ के वेक्टर को यूं लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, सही है। तो ये कटिंग करनी है आपने, तो पहले आप इसको उस तरह फॉर्म में लिखो। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने ये लिखा कि यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ आ गया, किसकी जगह पे, लेंथ के वेक्टर की जगह पे। अब ये लेंथ इस लेंथ से जो है वो कट सकती है, सही है, लेकिन बाद में काटेंगे, पहले एक चेंजिंग हमने और करनी है। अब जरा बात यहां से गौर से सुनना, एक यहां पे है लेंथ का वेक्टर, एक यहां पे है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर एरो नहीं लगा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस लेंथ के ऊपर जो है वो एरो लगा हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास लेंथ का वेक्टर है, ठीक है। अब ये लेंथ भी जो है वो इस तरफ को है उसका वेक्टर, और वेलोसिटी क्योंकि चार्जेस इधर को फ्लो करते हुए जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पे याद रहे कि लेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी जिस तरफ को हमारे पास ये लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, उसी तरफ हमारे पास जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, v, ठीक है। अब यहां पे हमने v का मैग्नीट्यूड लिया, बट v है तो एक वेक्टर क्वांटिटी ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहां पर v और l आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब v और l अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो याद रहे जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब ये L लेंथ का वेक्टर है, ये V वेलोसिटी का वेक्टर है, दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, तो जो यूनिट वेक्टर लेंथ का होगा वही यूनिट वेक्टर जो है वो V का, दोनों के यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो इसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दूसरे की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर यूनिट वेक्टर इक्वल हुए ना। तो इसलिए मैं कर सकता हूं इस तरह से कि हमारे पास जो ये जो लेंथ का यूनिट वेक्टर है और जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं इस लेंथ के यूनिट वेक्टर को किससे, वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर से, और यहां पर जो है ये लेंथ का यूनिट वेक्टर चेंज हो गया वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर में। बस इतना सा काम आपने किया है, ठीक है। क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था और एक ये जो वेक्टर है लेंथ का वेक्टर है, ठीक है। लेंथ के वेक्टर को आपने सबसे पहले लिखा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है और साथ में ये वेलोसिटी है। और मैंने बताया वेलोसिटी की यहां पर मैग्नीट्यूड ली गई है, बट एक्चुअली वेलोसिटी और जो हमारे पास लेंथ है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके यूनिट वेक्टर भी इक्वल होते हैं, सो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो मैं यहां पर जो है ना ये जो लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, उसको यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी एल कैप को मैं वी कैप से जो है वो एक्सचेंज कर सकता हूं, सही है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, ये अब इससे कट सकता है। और ये देखो ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये साथ में क्या आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेक्टर के साथ जब मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन आ जाएगी तो वो वेक्टर बन जाएगा।
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या बन गया, दोनों मिलके वेलोसिटी का वेक्टर बन गया। और ये वाला लेंथ को मैंने यहां पे रखा। अब ये लेंथ इस लेंथ से कट सकता है आसानी से। अब आप इसको काट सकते हैं बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, दिस इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा ना, एफ एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो बात मैंने की थी कि असल में इसका एक और रुख है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा का जो फार्मूला है, इसका एक और रुख है, वो ये है कि असल में ये फोर्स है किसकी वजह से फोर्स है, उस चार्ज की वजह से, उस तमाम चार्जेस की वजह से जो इसमें से फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर वो चीज आपको क्लियर हो रही है, एफ एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू वो सारा चार्ज है जो इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा काम हमारा बाकी रह गया, हमने ना इस चार्ज को कैलकुलेट करना है कि ये कितना चार्ज है जो कि इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, उस चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। इसको हम टोटल चार्ज से डिनोट करेंगे जो कि फ्लो कर रहा है, डेल्टा क्यू से हम शो करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बताएंगे आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इस कंडक्टर को, जिस कंडक्टर को आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। लाइक 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका एक जो है वो यूनिट वॉल्यूम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है वो हमारे पास 1000 जो है वो चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए समझने के लिए। ठीक है, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना, भाई वो तो बहुत इजी है। देखो ये कंडक्टर की लेंथ है और ये उसका एरिया है। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वॉल्यूम। सो एरिया इनटू लेंथ, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अच्छा, ये कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम है और ये नंबर ऑफ चार्जेस कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सही है। अब क्या है जी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर होंगे। अब जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि ये जो n है ना हमारे पास n, वो क्या है, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। लाइक 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 चार्ज कैरियर है। ठीक है, अब अगर मेरे पास टोटल वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसमें कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, 1000, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 5000। कैसे आया, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया उसको। तो बिल्कुल इसी तरह से एक जो हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। टोटल वॉल्यूम है AL, तो फिर टोटल वॉल्यूम में निकालने के लिए उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, ये n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से पूरे वॉल्यूम में जो चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं ना, चार्ज कैरियर्स, वो हमें मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू NaL। अब बड़े ध्यान से सुन लो, ये जो NaL है ना, ये हमारे पास टोटल तादाद है, तादाद के कितने चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हुए जा रहे हैं, NaL। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तादाद है चार्ज कैरियर्स की। अच्छा, अब एक चार्ज कैरियर पर चार्ज कितना है, वो हमने सपोज किया भाई Q चार्ज है एक चार्ज कैरियर के ऊपर। ठीक है, तो फिर ये इतने सारे चार्जेस पड़े हैं, इन सब चार्जेस की वजह से टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, जैसे हमें सिंपल मैथमेटिक्स का पता है भाई, अगर एक जो है वो चार्ज है, मान लीजिए, ठीक है, एक जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है हमारे पास 1 कूलम। ठीक है, अब अगर 10 पार्टिकल होंगे तो फिर कितना चार्ज होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह से अगर एक चार्ज पार्टिकल पे चार्ज जो है वो Q है, तो फिर इतनी तादाद पड़ी हुई है NaL, इतनी तादाद पड़ी है टोटल, तो फिर उन पर कितना चार्ज होगा, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा चार्ज आएगा NaL इंटू Q। NaL जो है वो तादाद है, कितने तादाद है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और Q जो है वो एक जो है, जो पार्टिकल है जो फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर वैल्यू ऑफ चार्ज है। सही है, तो ये बन जाती है NaLQ जो है ये वो टोटल चार्ज है जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे, डेल्टा Q। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सर्कल करके यहाँ पे मैंने शो भी किया, ये क्या है जी, डेल्टा Q है। तो यहाँ पर डेल्टा Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, NaLQ, ठीक है, इंटू V क्रॉस P आ गया। अब और ज़्यादा सिंपल हो गया हमारे पास ये। ठीक है, कि ये हमारे पास वो फोर्स है जो कि इतनी तादाद में जो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं ना, उनकी वजह से इसके ऊपर अप्लाई हो रही थी। बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हमने सिंगल चार्ज की वजह से करना है। ठीक है, तो देखो इतनी तादाद में NaL तादाद है चार्जेस की, उन चार्जेस की वजह से जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई हो रही थी। हमने सिंगल चार्ज के लिए निकालनी है, तो टोटल चार्ज से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो तादाद है ना चार्जेस की उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि एक जो फोर्स अप्लाई हो रही थी इन तमाम चार्जेस के ऊपर, कितने चार्जेस थे, NaL तादाद है, मैं फिर भी बताया था आपको, यहाँ पर ये देख लीजिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में जो चार्जेस फ्लो करके जा रहे थे उनकी तादाद कितनी है, NaL। तो इतनी तादाद में जो हमारे पास ये चार्जेस है उनके ऊपर ये सारी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो एक चार्ज पर कितनी वैल्यू अप्लाई होगी, तो हमने उसको तादाद से डिवाइड कर देना है, टोटल तादाद से। मेरी बात समझ गए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो है ना वो 10 हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और 50 कूलम का उनके ऊपर चार्ज था, या 50 न्यूटन की उनके ऊपर फोर्स थी। 10 पार्टिकल थे और 50 न्यूटन फोर्स आ रही थी, तो एक पर कितनी आई, तो 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक पर कितनी आएगी, 10। बिल्कुल उसी तरह से ये जो है वो इतनी तादाद में पार्टिकल हैं जिनके ऊपर ये सारी फोर्स अप्लाई हो रही है, एक पार्टिकल पे निकालिए तो टोटल तादाद से डिवाइड कर दो, तो इसलिए NaL से आप डिवाइड कर देंगे। ये देखिए F इज इक्वल टू FL, यानी वो पूरी कंडक्टर वाली लेंथ
जो फोर्स है डिवाइडेड बाय NaL, उसकी पूरे जो चार्ज कैरियर उसमें से फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इतने चार्ज कैरियर से टोटल तादाद से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक की वजह से आ जाएगी। अब ये ANL से कट जाएगा तो बचेगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये जो फोर्स है ना, ठीक है, ये एक चार्ज की वजह से, जो एक चार्ज फ्लो करता है ना उसकी वजह से ये फोर्स आ गई। और यही वो मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि हमने ड्राइव करना था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में, ठीक है, कि एक चार्ज कैरियर की वजह से इसके ऊपर जो है कितनी फोर्स अप्लाई होती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।